नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कल ट्रैक्टर रैली में अपना दम दिखाने के बाद अब किसान सरकार के साथ वार्ता की टेबल पर हैं। उम्मीद की जा रही है हम और आप सकारात्मक नतीजे चाह रहे हैं इस वार्ता के, क्योंकि करीब करीब सवा महीना हो चुका है। इतने दिन बीतने के बाद अब जो ये गतिरोध आकर के अटका है, और कितनी वार्ताएं लगेंगी इस गतिरोध को दूर होने में। खैर, मंथन जारी है। मंथन से अब तक विष निकला है तो उम्मीद की जा रही है कि अमृत भी भरपूर निकलेगा। इस मामले का अंत सभी चाहते हैं और इस मामले का सुखद अंत भी चाहते हैं, क्योंकि किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, वो किसान जिसने भयंकर रूप से जब भारत की जीडीपी में कमी आई थी कोरोना काल में, उसको भी पूरा किया था और हमें उस मुकाम पर पहुंचाया था कि हम अपनी नाक बचा सके। कहने का मतलब, किसान हर तरीके से भारत की जनता उसको फायदा ही पहुंचाता है, अन्नदाता के रूप में भी और जीडीपी में योगदान देकर के भी। ऐसे में ये जो 3 कृषि कानून हैं जिन्हें सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के पक्ष में है, वो कितने किसानों के पक्ष में हैं और कितने नहीं किसानों के पक्ष में हैं। अब एक एक करके 9वें दौर की वार्ता तक जो पहुंच चुके हैं हम, इस वार्ता का क्या निकलेगा नतीजा, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि 9वें दौर की वार्ता, 9वें दौर का संवाद, क्या बनेगी बात। किसानों और सरकार के बीच ये जो गतिरोध पहली वार्ता से शुरू हुआ था, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 9वें दौर की वार्ता तक, जाहिर सी बात है जब वक्त बीता तो गतिरोध भी कड़ा हुआ। जहां सरकार इस बात पे अड़ी हुई है कि ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, आप इसमें अगर संशोधन कराना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं, बिंदुवार वार्ता करते हैं। लेकिन किसान दूसरी तरफ इस बात पर अड़े हुए हैं कि ये बिल वापस ही लीजिए, हम तब ही वार्ता करेंगे। दोनों लोगों के अलग अलग पहलू हैं। शायद किसान इतना ठगे गए हैं पिछली सरकारों से, आजादी से लेकर के अब तक, कि अब वो सरकार पर विश्वास करने को तैयार नहीं, और शायद सरकार इस मुगालते में है कि वो बहुमत के साथ आई है तो वो आज नहीं तो कल इस आंदोलन को टैकल कर ही लेगी। क्या रहेगा इस पूरे 9वीं दौर की वार्ता का नतीजा, चर्चा करेंगे, हल निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमानों को एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। केंद्र के 3 नए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 44वें दिन भी जारी है। दोनों पक्षों के बीच 8 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। खैर, सरकार और किसानों के बीच आज फिर से बैठक हो रही है। 2 बजे से शुरू हुई इस वार्ता के लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचे और सरकार प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू हुई। सरकार के साथ वार्ता से पहले गुरुवार को हजारों किसानों ने दिल्ली के चारों ओर ट्रैक्टर रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था और कहा गया था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है और अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को यह आंदोलन और तेज होगा। कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। इसके लिए किसानों ने आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। केंद्र सरकार इन कानूनों को जहां कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है, वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आशंका जताई है कि नए कानूनों से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े कॉर्पोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो सरकार और किसानों के बीच की ये वार्ता जो इस वक्त चल रही है, इसे लेकर के क्या क्या पक्ष रखे जा सकते हैं और जो बातचीत का स्तर है वो कहां तक जाएगा। फिलहाल हमारे सहयोगियों की तरफ से बातचीत की गई है किसान नेताओं से, उन्हें लेकर के कि आज की जो वार्ता है उसमें कितना ध्यान रखा जाएगा, कितना एक पक्ष आगे बढ़ेगा, कितनी सकारात्मक नजरिए से ये बातचीत चलेगी। आइए पहले उसे देख लेते हैं। आज विज्ञान भवन की 9वीं बैठक में खून से लिखे लेटर जो है वो कृषि मंत्री के सामने पेश किए जाएंगे। पाजी, आपका नाम पहले जानना चाहेंगे? मेरा नाम है देवेंद्र सिंह धालीवाल। ये जो आप लेटर लेके आए हैं, ये ब्लड से लिखे हुए हैं, इस तरह के कितने लेटर हैं और क्या इन लेटरों का करेंगे आप? ये जो है जितने दिन संघर्ष चलते हुए कि हर रोज हमारा यूथ है जो अपने खून से एक लेटर लिख रहा है। ये कम से कम 35-40 के आसपास लेटर होंगे और इसमें यही लिखा है
कि किसान ये जो है ये किसान मारू नीतियाँ हैं जो जो बिल किसान सरकार ने लागू किए हैं, तो हम अपने खून से इसलिए लिख के दे रहे हैं कि सरकार को ये पता चले कि इससे किसान की और आम पब्लिक की सभी की बर्बादी है। तो आज आप विज्ञान भवन में पेश करेंगे कृषि मंत्री? जी जी उम्मीद है आज की बैठक से, क्योंकि 8 बैठकों में कोई सर हम तो हर रोज उम्मीद लेके हर एक बैठक में उम्मीद लेके आते हैं, लेकिन आगे जो सरकार का क्या निर्णय है वो वहाँ पे मीटिंग जब चलेगी तब पता चलेगा। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है सिर्फ यही पत्र नहीं है, कई ऐसे लेटर। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तीनों काले कानून वापस लो, हर कोई अपने अपने संगठन के लिए ये इस तरह के जो है यहाँ पे लेटर जो है ये खून से लिखे लेटर लेके आए हैं। और जो तमाम यूनियंस हैं, यूनियन में डेली 1 लेटर जो है वो खून से लिखा जाता है, और वो अब ये जो है तमाम लेटर्स जमा हो चुके हैं और इन लेटर्स को यहाँ पे देखा जा सकता है। और आज इन किसानों की जिन किसानों ने ये पत्र लिखे हैं उनकी मांग है कि इन लेटर्स को कृषि मंत्री के सामने पेश किया जाए, कृषि मंत्री को दिखाया जाए कि किसान कितने परेशान है इस काले कानून से, सरकार आखिरकार वापस क्यों नहीं ले रही है। और इसी वजह से ये तमाम लेटर्स यहाँ पे लाए गए हैं जो बैठक के दौरान वहाँ पे रखे जाएंगे। किसानों का कहना है कि शायद इन पत्रों को देखकर ही सरकार थोड़ा सा जाग जाए। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं हमारे साथ। टिकैत जी, अब तक जस की तासीर स्थिति 8 दौर गुजर गए, 9वें दौर, आज क्या कुछ उम्मीद आप देखते हो? क्या 1-2 कदम कहीं आप लोगों में भी गुंजाइश है या सरकार से ही सिर्फ? ना, बस सरकार को ही हटाओगे, आपको ना हटना चाहिए। राकेश जी, एक और चीज आ रही, सरकार जो कानून लेके आई ये भी कहा जा रहा है कि अगर राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाए, तो अगर इस तरह का कोई प्रपोजल आता है कि जो राज्य सरकारें चाहे संशोधन किया जाए, राज्य सरकारें चाहे तो लागू करें, क्या इस तरह के प्रपोजल में भी कुछ 19-20 गुंजाइश है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर मानने का, और अभी तो कुछ लेकर आए नहीं ना, वे आन दो, उनका क्या है, आन दो। क्योंकि एक बाबा लखा सिंह है, उन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात करी, उन्होंने मध्यस्थता की अपील करी है, तो इस तरह की चीजें निकल के आ रही कि हो सकता है आप लोगों के बीच और सरकार के बीच। नहीं, ठीक है, बिचौलवा भी कोई आ जाए तो ठीक है, बिचौलवा तो ठीक रहे। क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, जिस तरह से हरियाणा में गोडाउन बनाया जा रहा है या अन्य चीजें, किसान धीरे धीरे समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ गया किसान की। एक और चीज राकेश जी, की सरकार कह रही कि मुट्ठी भर किसान बैठे हैं आंदोलन में, और आप लोग कह रहे हैं कि मुट्ठी भर किसान सरकार के साथ में। ना, हमने तो नहीं कहा मुट्ठी भर किसान है सरकार के साथ, यानी सरकार तो ये कहा कि कहाँ है वे जो मिलने आए इनसे, उनका हमें अता पता बता दो, वे कहाँ है। तो ये यानी किसान सरकार के साथ में, आप इस बात को मानते हैं, समर्थन कर रहे हैं? अब पता नहीं, हमें उनका एड्रेस लिया हमने, कहाँ है उनको बता दो हमको। तो आमतौर पर राकेश टिकैत को सुना जा सकता है कि वो जहां है वहीं है, किसान अपने आंदोलन को उसी जगह बरकरार रखेंगे, सरकार को सोचना है कि किस तरह से इस आंदोलन को खत्म करवाए। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। तो दर्शकों, आइए बिना देर की अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उन सभी का परिचय हम आपसे करा देते हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ रामनिवास यादव जी जुड़े हुए हैं। रामनिवास जी, स्वागत इस चर्चा में। और कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जावेद जी जुड़े हुए हैं। जावेद जी, बहुत स्वागत हमारा इस चर्चा में। साथ ही हमारे सहयोगी जयवीर महावीर जी और अमित दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जानेंगे कि वहां का क्या हाल है, जहां पर किसान इन बैठकों को, इस आंदोलन को पूरी तरीके से लेकर के इस चीज को ठान करके बैठे हुए हैं कि जब तक कोई हल नहीं निकल जाता तब तक यहां से हमारी वापसी, हमारी रवानगी नहीं है। रामनिवास जी, शुरुआत आपके साथ हम करते हैं। 1.25 महीना हो चुका है, अब इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं या कोई शंका नहीं कि बहुत देर हो चुकी है। जिस मामले को बहुत ही जल्द टैकल कर लेना चाहिए था, बहुत जल्द सुलझा लेना चाहिए था, सरकार से इतनी ज्यादा लापरवाही, या ये हम कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा इस बात की उम्मीद कि आप अपने ही उन किसान भाइयों को नहीं समझा पाए जिनके हित के लिए आप कानून लेकर के आए। लेकिन खैर, आज 9वें दौर की वार्ता हो रही है, कितनी सकारात्मक उम्मीद रखते हैं आप? नहीं ऐश्वर्या जी, निश्चित रूप से जब किसान भाइयों से और सरकार से बात हो रही है जी, कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन जैसे आप बता रहे थे कि हमारी सरकार निकट नहीं कर पाई, हमारी सरकार निश्चित रूप से टैकल किया, और क्योंकि मानते वो है ना जिनको मानना है जी,
भाई इनके पीछे जो लोग लगे हैं, जिनकी अपनी राजनीति प्रभावित हो रही है, वो इनको मानने नहीं दे रहे हैं। जी, यही कारण है कि धीरे धीरे समझ में उनकी भी आ रहा है कि किसान भाई वहां धरने पर बैठे हैं, धीरे धीरे वार्ता की मेज पे आ रहे हैं। और जिन लोगों ने उनको आगे बढ़ा के चढ़ा दिया यहाँ तक, चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी जी हों, राष्ट्रपति से मिले और कहा कि 1 इंच जो है धरना पीछे नहीं होगा, और फिर वो चले गए जो है अपनी नानी के यहाँ। इसी तरह तमाम नेता देश के जो विपक्ष में हैं, आपको लगता है 44-45 दिन में एक ही दिन राहुल गांधी को हमने देखा, जिनको जनता उसी एक ही दिन से इतना प्रेशर हो गया, वो लोग इसे साजिश के तहत इसके पीछे हैं। और ये हमारे किसान भाई भी समझ रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे सबके समझ में आ रहा है, सब लोग मेज पे आ रहे हैं। वो किसान के हित में बिल है और इसीलिए सरकार हमारी लागू की है, और किसान भाई भी समझते हैं। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे सब मेज पे आ रहे हैं और समझ रहे हैं। कल जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई, उसको लेकर के ये कहा गया कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर बातचीत सही नहीं बन पाई तो 26 जनवरी को ये आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर होगी, ये ट्रैक्टर रैली, उसमें महिलाएं भी आएंगी और किसान भी आएंगे। क्या सरकार इस चीज़ को सोच रही है कि अगर किसानों की आज बातचीत नहीं हुई तो उनकी नाराजगी किस स्तर तक बढ़ सकती है? नहीं, सरकार का पूरा प्रयास है, जो भी कहीं गलत फहमी किसान भाइयों को है, सरकार पूरा समझाने का प्रयास कर रही है। और निश्चित रूप से सरकार ने बहुत सही तरीके से इसको टेकल करने का काम किया है। और हमको जहाँ तक लगता है कि भाई जो पीछे से चाबी भरने वाले हैं वो लगातार पंप कर रहे हैं, इसलिए उनको समझने में थोड़ा समस्या हो रही है। लेकिन जैसे जैसे उस पंप की हवा निकल रही है और जो इनके पीछे खड़े थे वो सब बैकफुट पे जा रहे हैं, उनकी भी समझ में आ रहा है। और निश्चित रूप से बात बनेगी और किसान भाई हमारे मानेंगे, और जो भी किसान नेता हैं उनसे हमारी सरकार बात कर रही है और निश्चित रूप से कोई इसका समाधान निकल आएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जावेद जी, आपको क्या लगता है, एक एक करके 9वें दौर की वार्ता पर हम पहुंच चुके हैं। अगर सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आज की जो ये वार्ता है इसे लेकर के कितनी सकारात्मक जो सोच है वो विपक्ष रखता है? देखिए ऐश्वर्या जी, हमारी सोच तो ये है कि किसान किस तरीके से इस भीषण ठंड में धरने पर है, आंदोलनरत है, उसकी समस्या का समाधान हो, तीनों कानून वापस हो और किसान अपने घरों को जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी को पहले अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। जनसंघ के काल से और वर्तमान समय जो चल रहा है, इस समय तक शिरोमणि अकाली दल इनका अटूट अंग रहा है, हिस्सेदार हमेशा जी। इसी मुद्दे पर उसने एनडीए को छोड़ दिया, सत्ता को भी छोड़ दिया। हनुमान बेनीवाल दूसरे जाट नेता थे राजस्थान के, गठबंधन करके राजस्थान का चुनाव उनकी पार्टी ने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा, वो इसी मुद्दे पर अलग हो गए। ये तो राजनीतिक लोगों की बात हो गई जी। इनकी रीढ़ की हड्डी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का किसान संगठन है भारतीय किसान संघ। जिस समय ये बिल आया, बिल की शक्ल में जब सरकार इसको लेकर आई तो सबसे पहला विरोध भारतीय किसान संघ ने किया, इन तीनों अध्यादेशों का। और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा जी। अब इनका मंतव्य और मंशा जरा समझ लीजिए। अभी सोमवार की बात है, एक टीवी चैनल पर भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय महासचिव, मैं नाम ले रहा हूं, बद्री नारायण चौधरी जी, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तो किसानों को मान जाना चाहिए। लेकिन जब एंकर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि एमएसपी और भुगतान की गारंटी आज नहीं तो कल सरकार को देनी पड़ेगी। इसके पीछे मंशा क्या है आरएसएस की या भारतीय किसान संघ की? ये किस तरीके की राजनीति हो रही है कि जब भाजपा की सरकार नहीं रहेगी तो आरएसएस और उसका किसान संगठन और भारतीय जनता पार्टी उस सरकार पे दबाव बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस समय 2011 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, उस समय उन्होंने कहा था कि एमएसपी और भुगतान की गारंटी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। ये उन्होंने पत्रकारों के सवाल के जवाब में 2011 में कहा था। तो ये जो दो गाल रखकर बात करने वाली विचारधारा के लोग हैं जी, ये अभी समझ नहीं पा रहे। अभी तो इन्होंने धनदाताओं के आगे अपना समर्पण किया है, इनको अन्नदाताओं की कोई मतलब ही नहीं है। इनके मन मंदिर में, इनके मन की बात में न देश प्रेम है न किसान प्रेम है। ठीक है, आपने जो है धनपति जी, आपने व्यापारियों के, बड़े व्यापारियों के साथ सरकार के गठजोड़ की बात की। रानीवा जी, इसी मुद्दे पर मैं आऊंगी। बहुत दिन से इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा है, अडानी के गोडाउन्स बन रहे हैं,
बड़ी मात्रा में अन्न रखा जाए, इसके लिए गोडाउन्स जो बन रहे हैं वो बड़े व्यापारियों के हाथों में हैं, प्राइवेटाइजेशन आएगा। इस बात को लेकर के सरकार की सोच सकारात्मक है कि जितने बड़े पैमाने पर भारत में अन्न बर्बाद होता है एफसीआई के गोदामों में, चाहे वो खुले में रखा रहे चाहे वो अंदर रखा रहे, उसका जो बंटवारा है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। ऐसे में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है और गोडाउन्स की। ये सरकार की सोच सही थी, मंशा सही थी कि हमें और गोडाउन्स चाहिए, लेकिन जिस तरह से सरकार इस चीज का निजीकरण कर रही है, क्यों वो किसानों को अपने पक्ष में नहीं ला पा रही है, क्यों बार बार जिस चीज की जरूरत है हमारे देश में वो समझा नहीं पा रही किसानों को, क्यों लग रहा है किसानों को कि प्राइवेटाइजेशन के जरिए सरकार उन बड़े उद्योगपतियों के साथ हाथ मिलाएगी और अपना हित साधेगी? ऐश्वर्या जी, अभी आप हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, ये इंटरनली जो आप लोग पीछे सपोर्ट कर रहे हैं इन किसान नेताओं को, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं। जब सरकार ने स्पष्ट नहीं कांग्रेस भाई राष्ट्रपति से आपके नेता मिलने जाते हैं और कहते हैं किसान भाई 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे और स्वयं मैदान छोड़ के इटली भाग जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहन जी, अगर प्रियंका जी का मकान बन रहा है 4 एकड़ में, तो क्या हम कह दें कि जो है वो उसमें काला धन लगाया जा रहा है? सवाल का जवाब अगर राहुल गांधी जी इटली चले गए तो हम कहते काला धन छिपाने वहां गए। प्रधानमंत्री तो ये कहते थे देश के प्रधानमंत्री जी अभी कोरोना काल में जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश के 82 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम किया, उसमें हमारे किसान भाई भी हैं। भाजपा के कार्यक्रम होते रहेंगे कोरोना काल में, 53 करोड़ लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का काम किया, उसमें किसान भाई हैं। तो जब कोरोना काल में हमारी सरकार किसान भाइयों मजदूरों सबके साथ लगी थी, सबकी सेवा कर रही थी, और उन्हीं के हित को देखते हुए आज किसान बिल लागू हुए हैं और पूरे देश में इसका स्वागत हुआ है। कोरोना काल में सरकार अध्यादेश भी लेकर के आई और इसे झट से पास भी करा 15 प्रदेशों में पहले से लागू है। जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पलटूराम पलट गए हैं, सबसे पहले इस बिल का उन्होंने ही अपने प्रदेश में लागू किया। और आज जब एक राजनीति चमकानी है, दिल्ली में खेती नहीं, अरे तो फिर जब दिल्ली में खेती नहीं है तो किसान बिल लागू करने की क्या जरूरत थी? पंजाब में आपने लागू किया, हम कहते जहां जहां आपकी सरकारें हैं एक अलग कानून बना के दिखाइए हमको कि हाँ हमारा ऐसा बनाइए, हम देखते हैं आप उसे। लेकिन आप किसान भाई भोले भाले हैं, अन्नदाता बंधु भोले। मैं भी किसान हूँ, मैं भी एक किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ, मैं किसानों के हितों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए मैं बात करता हूं। ठीक है रामनिवास जी, अगर ये 1 बीघा जमीन नहीं, शुद्ध व्यापारी है, लेकिन राजनीति करते हैं किसानों की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है रामनिवास जी, लेकिन सरकार की फैसला इस मुद्दे पर तो होगी कि वो किसानों को समझा नहीं पा रही। अखिलेश यादव जी कितने बड़े किसान नेता है, जमीन नहीं है। जो किसान नेता जो किसान नहीं है वो किसानों चिंता कर रहे हैं। असली किसान अपने खेतों में है, अपना काम कर रहा है, सरकार उसकी ठीक है चिंता रामनिवास जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित जी जुड़े हुए हैं, वो ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं जहां पे इस वक्त किसान आंदोलन कर रहे हैं, बड़ी संख्या में बैठे हुए हैं। उनसे सीधे जान लेते हैं कि वहां पर किसान है कि कौन है। अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित जी, हमें वहां पे इस वक्त कितने जो संख्या में किसान मौजूद हैं, क्या इस वक्त वहां की हलचल है? आज की दौर को लेकर के सकारात्मक वहां पे माहौल है या फिर कुछ टेंशन वाली बात है, बताइए। खासतौर पे विज्ञान भवन में उसमें किसान संगठन के नेता ही हैं, कोई राजनेता उसमें नहीं है। अगर उसमें कोई राजनेता होता तो सरकार पहले ही नकार देती, क्योंकि पहली बार बात नहीं हो रही है, 8 बार बात हो चुकी है, 9वीं बार बात हो रही है। पहला स्पष्टीकरण ये। दूसरा कि तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि तमाम किसान ही हैं। भले ही विपक्ष कहे कि सरकार कहे कि विपक्ष ने बगला रहा है, कैसे समर्थन दे रहा है। समर्थन आमतौर पे कई लोग देते हैं, और ऐसे में किसानों का समर्थन न सिर्फ विपक्ष बल्कि तमाम संगठन ऐसे हैं जो कि लगातार, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, खाने पीने से लेके हर चीज का इंतजाम कर रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज यहाँ पे निकालना चाहेंगे कि कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि जो बिल आया वो कोरोना काल में आया, चला गया। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही, तमाम विपक्ष क्या कर रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। और जब कृषि बिल पास हुआ तो उसके बाद सबसे पहले आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ, जहाँ पे रेल रोको आंदोलन चालू हुआ। कई दिनों तक रेल बंद रही और अरबों का नुकसान न सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट का बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हुआ।
तमाम तरह की अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचा। ऐसे में तब इतना जो विपक्ष है वो उस तरह खुल के समर्थन क्यों नहीं आया जो आज आ रहा है। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है इसे लेके राजनीति भी लगातार बढ़ रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, बीजेपी विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम अन्य पार्टियां जो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। किसान से भी जब हम बात करें तो किसान भी साफ तौर पर करें कि वो भी राजनीति को समझते हैं, लेकिन मांगे उनकी है और इसीलिए उन मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास इसका जवाब नहीं है कि बीजेपी पास बहुमत राज्यसभा में नहीं था तो क्या बिना राज्यसभा आए बिल पास हो गया, क्या ऐसा संभव है? यानी राज्यसभा में जब बिल आया था तो कांग्रेस क्या कर रही थी? आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जरूर लोकसभा में विरोध दिखाया था, उस समय कागज फाड़े थे, बिल का विरोध किया था और तमाम पार्टियां, क्या कांग्रेस विपक्ष से एकजुट करके राज्यसभा में इस बिल को नहीं रुकवा पाई? बड़ी चीज है। जो किसान संगठन की जो कमेटी है, जब ये बिल पारित हुआ था तो जो कमेटी कैंपेन है उसमें भी पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह थे। तो ऐसे में चीजें बाहर कैसे नहीं आई? अब तक विपक्ष कहां सोता रहा और अब विपक्ष कांग्रेस के जिन किसानों के मुद्दों की बात कर रहा है, अगर किसानों के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो शायद मसले का हल निकले। ये भी बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी लगातार करेगी। 78% किसान जो है वो बिल के समर्थन में और ऐसे महज 22% किसानों के लिए इस तरह के बदलाव नहीं किए जा सकते। जी ठीक है, किसानों के लिए लेकिन बदलाव करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जयवीर जी भी जुड़े हुए हैं। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप कहां पे खड़े हैं? किसानों के साथ आप लगातार जो बातचीत कर रहे हैं, उनके मन में इस वक्त किस तरह का माहौल है, क्या उथल पुथल है और जो 9वें दौर की वार्ता है इसे लेकर के किसान किस मंशा के साथ गए हैं? बाद में मौजूद हूँ और अगर हम बात करते हैं जो किसान आंदोलन को लेकर आज सरकार और किसानों के बीच जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है उसको लेकर किसान पूरी तरह से, किसानों का कहना है कि उनका सरकार पर विश्वास नहीं है। उन्हें उम्मीद है कि फिर किसानों को एक तारीख मिलने वाली है क्योंकि जो लड़ाई है, जो लड़ाई लंबी चलने वाली है, इतनी आसानी से या इतनी जल्दी इस मामले का समाधान नहीं हो सकता है क्योंकि किसानों की जो मांग है, जो कृषि कानून है उनको सरकार सबसे पहले वापसी ले। जैसे राकेश टिकैत ने भी आज सुबह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक 3 जो कृषि कानून है जिनका किसान विरोध कर रहे हैं वो कृषि बिल वापसी नहीं ले जाएंगे तब तक आगे की बात नहीं होगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर बाद में चर्चा होगी। सबसे पहली जो मांग है वो केवल कृषि बिल उसको वापसी लेने की बात है। जहाँ एक तरफ सरकार कह रही है कि वो कृषि बिल वापसी नहीं लेगी तो ऐसे में गतिरोध टूटने की जो शंका है वो लगातार बढ़ी हुई है। किसान पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनको लंबी लड़ाई लड़नी है, लंबा समय उनको यहाँ पर लगने वाला है और सरकार मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह सरकार और किसानों की हम बात करते हैं, जो किसान और सरकार के बीच का नहीं टूट रहा है, ऐसा किसानों का मानना है। ठीक है, किसान यानी कि इस चीज को, ठीक है, किसान यानी कि इस चीज को लेकर के जी मैं दोबारा आऊंगी आपके पास जयवीर जी। रामनिवास जी आपके पास, आपने हमारे दोनों संवाददाता जो ग्राउंड जीरो से खड़े हैं उनकी बातचीत सुनी कि वहां पर किसान ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं। किसान इस बात को लेकर के अब अपने गतिरोध को और बढ़ा रहे हैं कि ये तीनों बिल वापस लिए जाएं। अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आऊं कि ये जो तीनों बिल हैं, सबसे पहला भंडारण का, जिसको लेकर के ये साफ तौर पे कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि डर है कि प्राइवेटाइजेशन किस हद तक बढ़ जाएगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, जिसमें इस बात का डर है और दिखता भी है साफ साफ कि आपने तो किसानों को कोर्ट तक जाने का अधिकार भी नहीं दिया, वो मंडी समिति के अध्यक्ष एसडीएम तक जाने का अधिकार है। और तीसरा जो बिल है इसमें एमएसपी को लेकर के जिस तरह से गारंटी पर अड़े हुए हैं। तो तीनों बिलों में ये जो छोटे छोटे बिंदु हैं, ये जो लूप होल्स रह गए हैं, नहीं लगता कि सरकार को इन्हें कसने की जरूरत है, तब जाकर के कानून का खाका सही खड़ा होगा। ऐश्वर्या जी, सरकार ने जो भी किया वो सोच समझ के किया है। जैसे एसडीएम को जब उस बिल में स्पष्ट है कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसान के खिलाफ निर्णय नहीं दे सकता है जी, तो जब किसान के खिलाफ निर्णय कोई होना नहीं है, अगर किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तभी किसान पे जिम्मेदारी नहीं, वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे वही जिम्मेदार होगा, किसान नुकसान नहीं होगा। और जो भी कोर्ट निर्णय करी, किसान खिलाफ कोर्ट निर्णय नहीं कर सकती है, ये उस बिल में है। और जैसे बात हो रही बड़े बड़े भंडारण, जब सरकार ने, आप ये भी समझिए रामनिवास जी, अब बिल्कुल ही धरातल पे जाके हम समझते हैं, एक एसडीएम कितने गांव कितने किसान, सुनेंगे नहीं, अपनी बात जी बताइए।
भाई जैसे आप समझिए, जैसे सरकार ने किसान को भी अलाउ कर दिया कि आप अपने यहाँ भंडारण कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का सरकार सब्सिडी भी दे रही है कोल्ड चेन बनाने की। तो इसमें कौन आएगा भाई? 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो स्टोर बनाएगा, किसान अपने यहाँ रखेगा। अपने देश में 38% अनाज हर साल बर्बाद होता है। तो हमारी सरकार का प्रयास है कि अनाज अगर वो रुकेगा वो तो किसानों का भला होगा। तो यही सारी चीजें देख के सरकार ने एक अच्छा बिल लाई है। और जब देश में इतने प्रदेश हैं, अगर एक पंजाब जहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस लोग उसको भड़का के लाए हैं, यहां तक आंदोलन करवा रहे हैं, तो ऐसे आंदोलन सरकार डरने वाली नहीं। ठीक है, जो किसान हित में होगा सरकार उसको लागू करेगी। अगर कहीं लगता है किसान भाइयों को कि इसमें ये कुछ ऐड कर दीजिए, इसमें कुछ छूट जाएगी, तो सरकार हमारी उसकी गारंटी ले रही है, उसको सही करने का काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की सारी पर जिद कर लेना कि नहीं बिल वापस ले लीजिए, सरकार ऐसे बिल वापस नहीं लेने वाली। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किस तरह से भंडारण और किस तरह से आज जो नई वार्ता भी हो रही है, इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। गुनाहों का देवता देखिए बीहड़ के बागी में इस शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। यहाँ इंसानों की नहीं, घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं, बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं, दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं, भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है बीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ बीहड़ के बागी। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। किसानों और सरकार प्रतिनिधियों के बीच में नवे दौर की बातचीत जारी है। वो 3 कृषि कानून जिसे लेकर के करीब करीब 1.25 महीना बीत चुका है, सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। एक एक करके 8 दौर की वार्ताएं हो गई, जिन्हें लेकर के भी हर बार ये उम्मीद जताई गई कि शायद इस बार की वार्ता में कुछ हल निकल आए, शायद इस बार की वार्ता में कुछ हल निकल आए। लेकिन धीरे धीरे करके गतिरोध की ये गांठें इतनी बढ़ती चली गई कि नवे दौर की वार्ता में अब शायद इस गतिरोध का एक साथ खत्म होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। फिर भी सरकार से उम्मीद की जाती है कि लोकतंत्र की सरकार है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, ऐसे में जनता अपनी सरकार को समझेगी, उसे एक मौका देगी। और सरकार भी ये उम्मीद करती है कि हम जो ये बिल लेकर के आए हैं, ये कहीं ना कहीं जनता और किसानों के हित में लेकर के आए हैं, ये शायद किसान समझेंगे। चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर, हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम समझने की कोशिश कर रहे थे रामनिवास जी से कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के समस्याएं आने जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के क्या क्या समस्याएं हैं। रामनिवास जी, आपने भी अपनी बात रखी, मैं भी इस बात को रखूंगी कि जिस तरह से एसडीएम या जो व्यापार मंडी समिति का अध्यक्ष होगा, उसके पास ही सारे मामले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के अगर कोई परेशानियां फंसेंगी तो वो लेकर के आएंगे। आप उम्मीद करिए एक सरकारी मुलाजिम जिस तरह से उसके पास काफी सारे काम होते हैं, जिस तरह से एक गांव में किसानों की जनसंख्या कितनी ज्यादा होती है, ऐसे में उस एसडीएम के पास इतना वक्त होगा कि वो किसानों की एक एक परेशानी को समझ सके, क्योंकि आपने इस बात को कहा है कि वो किसानों के हक में ही फैसला देगा, उसके विरोध में फैसला नहीं कर सकता है। और अगर उस फैसले से किसान नाखुश हुआ या परेशान हुआ तो क्यों नहीं उसके लिए ये रास्ता खोला गया कि वो इंडियन जुडिशरी के पास जा सके, उनसे भी अपना जो न्याय है वो मांग सके। दूसरी बात, भंडारण को लेकर के आप जो बात कह रहे हैं, जिसको लगातार सब लोग मान रहे हैं, माना भंडारण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस वक्त, भंडारण प्राइवेट हाथों में देने की भी आवश्यकता बहुत ज्यादा है इस वक्त भारत में, क्योंकि एक तरफ करोड़ों की आबादी भूखी रहती है, एक तरफ अनाज सड़ता है। लेकिन उस भंडारण को अगर आप गरीब किसान को सब्सिडी भी देते हैं तो भी क्या आप उम्मीद करते हैं कि किसान भंडारण की क्षमता पैदा कर पाएगा? इतना गरीब किसान जिसके पास खुद का खाना, खुद का लोन चुकाने के पैसे नहीं होते, आत्महत्या की दरें हर साल बढ़ती हैं। नहीं ऐश्वर्या जी, बिल्कुल बात सही आपकी है, क्योंकि एक लंबे समय से किसानों को शोषण होता रहा, इसलिए किसानों को सरकारों पर विश्वास जल्दी नहीं हो रहा है। उसी का फायदा उठा के विपक्ष के हमारे साथी बंधु भड़काने का काम कर रहे हैं। जब सरकार ने 2.5 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए सब्सिडी देने का, मतलब 2.5 लाख, 5 लाख, 15 लाख ऐसे कर दे रही है, तो छोटे छोटे किसानों को दे रही। आदमी अपने गांव के आसपास छोटा बना लेगा, उसमें अपना सामान रख लेगा, तो निश्चित रूप से बचाव होगा और उसको जो महंगा होगा तो बेचने काम करेगा। क्योंकि अभी तक किसान अपने खेत से फसल बेचता था, अब सरकार सब्सिडी देके कुछ किसानों को भला करने के लिए उनको एक कोल्ड चेन बनाने का सरकार ने किया है जी। अब उसमें अगर इतने सारे जगह जगह कोल्ड चेन बनेंगे, जगह जगह स्टोरेज बनेंगे, तो निश्चित रूप से किसानों की फसलें उसमें रहेंगी, किसानों को भला होगा, फसल बर्बाद नहीं होगी। हमारे देश में 38% फसल बर्बाद होती है। और अगर इसी चीज में जो बड़े ग्रुप, जिन्हें अडानी का ग्रुप बोला जा रहा है, ऐसे अगर बड़े प्राइवेट सेक्टर्स के, जिन्हें आप कहेंगे जायंट्स, इस सेक्टर में आएंगे तो इस बात की शंका क्यों ना जाहिर की जाए कि कम से कम भंडारण का 60 से 70% वही इस चीज को कैप्चर कर लेंगे और फिर दाम बढ़ेंगे। नहीं ऐश्वर्या राय जी, ऐश्वर्या जी, जितने भी कानून भारत सरकार ने बनाया है, राहुल गांधी जी का रटाया रटाया शब्द रहता है कि ये कानून अडानी अंबानी के लिए बन रहा है, इसके अलावा उनके तिफरा कोई नाम नहीं रहता है। जैसे वो लग रहा है कि 2014 से वो व्यापारी बने हैं, उसके पहले सड़कों पर घूमते थे, वो पुराने व्यापारी थे, कांग्रेस विपक्ष का तो काम है राजनीति करना, लेकिन आप अपने उन्हीं किसानों को क्यों नहीं समझा पा रहे जो आप ही को वोट दिया, जिन्होंने आपकी सरकार बनाई? भाई अगर हम किसानों को समझा ना पाए होते तो अभी बिहार का चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, जनता हमारे साथ रही। हाँ, कुछ किसान नेता हैं जो कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, उनको समझाने में हम नाकाम है क्योंकि समझना नहीं चाहते, और हम उनको बहुत ज्यादा समझाना भी नहीं चाहते। जो किसान भाई हैं उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है, उनके पक्ष में, उनके हित में सारे निर्णय ले रही है हमारी सरकार। फिर भी कहीं उनको लगता है कि इस फला कानून से फला हमारा हित हो रहा है, तो सरकार हमारी इसको ठीक करने का काम करेगी। लेकिन कोई विपक्ष के बहकावे में, विपक्ष के भड़काने पर जिनको जनता ने नकार दिया है, उनके कहने पे देश के विकास रोकने काम करेंगे। ऐसे किसी भी किसान नेता को या जो किसान नेताओं के नाम पे
नेता बने हुए हैं जिनके पास 1 बीघा जमीन नहीं और लेकिन सैकड़ों बीघे का वो अपना मालिक समझते हैं, ऐसे किसानों और ऐसे बिचौलियों से सरकार झुकने वाली नहीं है। और जो ये बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है ये शुद्ध रूप से बिचौलियों को बचाने का एक प्रयास है विपक्ष के साथ मिलके। ठीक है, विपक्ष की साजिश, विपक्ष की साजिश और जो बिचौलिए हैं वो बचाने का प्रयास। जावेद जी आपके पास में आऊंगी। विपक्ष को लेकर सरकार की तरफ से तो हमेशा ये इल्जाम लगते हैं कि विपक्ष की साजिश है, विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। एक तरफ विपक्ष ऐसे सरकार के हत्थे चढ़ता है, दूसरी तरफ विपक्ष के लिए यह भी जनता कहती है कि विपक्ष इतना मुखर होके इस मुद्दे को उठा ही नहीं रहा। किसान लगातार ये कहते हैं इस मुद्दे में अगर विपक्ष मुखर होके आगे आए तो इस आंदोलन में धार आ जाए। तो क्या विपक्ष दोनों तरफ से जा रहा है? नहीं ऐश्वर्या जी, ऐसा नहीं है। मैं सबसे पहले अमित जी ने एक सवाल खड़ा किया था, मैं हालांकि वो पत्रकार हैं, वहां पर हैं दिल्ली में। जिस समय राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस ने इसको प्रवर समिति को सौंपने की मांग की थी और सरकार ने क्या किया कि लॉबी डिवीजन कराए बिना ध्वनि मत से इसको पारित किया। बिल्कुल, वो हम सब ने देखा जिस तरह से राज्यसभा में उसको झटपट पास कराया गया। तो जो पीठ थी, पीठ के फैसले के आधार पर वो पारित हो गया। इसमें कांग्रेस क्या कर सकती थी, या कांग्रेस सत्ता में होती और कोई दूसरा ऐसा कर देता तो कोई क्या करता? बहुत स्पष्ट सी बात है। अभी जहां बात आ रही है कि कोल्ड चेन बन जाएगी, कहां से बन जाएगी? मध्य उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार के किसानों की क्या स्थिति हुई? मैं 2-3 सवाल हैं जिसको मैं रखूंगा। मैंने पहले जो सवाल उठाए थे उस पर कोई जवाब नहीं आया, वो घूम फिर के आ रहा है। एक पैन कार्ड धारक किसान की उपज को खरीद लेगा और भुगतान ना करे तो वो एसडीएम के यहाँ जाएगा, उसके बाद डीएम के यहाँ जाएगा, उसके आगे उसकी जाने की गुंजाइश खत्म कर दी इस कानून ने। पहली चीज तो है कि किसान को भुगतान नगद क्यों ना हो। अगर कोई प्राइवेट फर्म या कोई प्राइवेट पार्टी अगर किसान की उपज को खरीदती है, भुगतान ना हो तो वो एसडीएम के यहाँ जाएगा, डीएम के यहाँ जाएगा। और एसडीएम और डीएम के यहाँ फैसले किस तरीके से दबाव में होते हैं ये हम आप देख रहे हैं। शहरों की सरकारी नजूल की जमीनें गायब हो गई एसडीएम और डीएम के फैसले पर। पहली चीज, अभी उसका एक ताजा उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, सिवनी में मालवा का इलाका है, एक इंदौर के व्यापारी है, मैं नाम ले रहा हूं, नाम लेके कोट कर रहा हूं, आदित्य राज कोबरा। उन्होंने 70 लाख रुपए की जो है उपज खरीद ली सिवनी में और किसानों को भुगतान नहीं किया। और जब वो किसान जो है जिनकी उपज खरीदी गई थी वो थाने में गए, डीएम के यहाँ गए, एफआईआर तक नहीं हुई। डीएम ने कहा सीधे कि आप अपील करिए। छोटा किसान किस तरीके से अपील करेगा? हरदा में क्या हुआ मध्य प्रदेश में, जिसपे माननीय कृषि मंत्री जी ने भी ट्वीट किया और बाद में उन्होंने वहां के अफसरों से कुछ बात भी की। हरदा में करोड़ों की उपज चली गई किसान के हाथ से, वो खरीद के चले गए। ये जो पैन कार्ड धारक को छूट दे दी आपने, ये किस तरीके का? आपने लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म कर दिया। आखिर आप कृषि में सुधार के नाम पर वो आजादी क्यों देना चाहते हैं जिसमें किसान लुट जाएगा? देखिए, ये जो कानून है, हालत यह है कि किसान को महल का ख्वाब दिखाकर उसका छप्पर भी छीनने का काम किया जा रहा है। बिहार में एपीएमसी खत्म हुई, 42,000 रुपए औसत किसान की प्रतिवर्ष आय है। और वही पंजाब और हरियाणा की स्थिति क्या है कि वहां 85 से 88% तक जो है एमएसपी पे खरीद है और किसान की जो वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक औसत है। आप सुधार कीजिए, इसमें कोई रोक नहीं है। आपने बिहार में 1850 की मक्के की एमएसपी थी, 400 से 600 रुपए के बीच में मक्का बिक गया और उसी को ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियां किस तरीके से 400 रुपए केजी पे बेच रही हैं मक्के का आटा। तो आप इन उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बड़ा दावा कि हम एमएसपी फसल के पहले घोषित कर देते हैं। गन्ने की एएसपी उत्तर प्रदेश सरकार नहीं घोषित कर पाई, उस पर बड़ी चर्चा हो चुकी है। बिल्कुल जीरो कीमत पर उसकी तौल की पर्ची उसको दी जा रही, 2 महीने से खरीद हो रही है। अब कितने दिन और खरीद होनी है? अभी किसान को यही नहीं पता है कि हमको पिछला रेट मिलेगा या आगे कुछ बढ़ के मिलेगा या पिछले से घट के मिलेगा। ये जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, इस पर सरकार कहीं पर भी संवेदनशील नहीं दिखाई दे रही है। सरकार जिनके पास सुई की नोक बराबर जमीन नहीं है उनसे समर्थन पत्र लिखवा रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहता।
आप आरएसएस को समझा लीजिए, आरएसएस के किसान संघ माफी मांग ले कि हमने जो प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री को पत्र लिखा था वो गलत लिखा था। क्या वो भी राहुल जी ने भड़का दिया था? हर कमी के लिए, हर खराबी के लिए आप नेहरू जी को, राहुल जी को, राजीव जी को, प्रियंका जी को कितनी गालियां दे लीजिए। देश अब सब कुछ समझ रहा है कि कहां पर ये केंद्र सरकार खड़ी है। आप हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक, मन के मंदिर में सिर्फ उनके अपने मन की बात होती है, देश के मन की कोई बात नहीं। कहते थे कि चौराहे पर बुला लो। अरे किसान आज 45 दिन से डेरा डाले हुए पड़ा है, आप किसानों के सामने जाके बैठ जाते हैं, बिल्कुल ये कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए। जो समस्या है, जब मैं भी धरने किसानों के साथ सीधा संवाद बहुत तब ज्यादा समझते हैं। जरूरी है। बिल्कुल, किसानों के साथ सीधा संवाद बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित, एक बार फिर से आपके पास में आना चाहूंगी। जिस तरह से आज की वार्ता हो रही है, किसान इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि हम बातचीत करने तो जा रहे हैं, लेकिन अगर बातचीत नहीं बनी तो 26 जनवरी को एक बड़ी ट्रैक्टर रैली के रूप में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें और भी लोग शामिल होंगे, महिलाएं भी शामिल होंगी। तो इस वक्त किसानों की मनोस्थिति क्या है? 50-50 का मामला है या उनमें इस बात को लेकर के तेजी है कि नहीं, हम अपने आंदोलन को मुखर करेंगे? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि पेट्रोल पहले सरकार गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल की रेट करती थी, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को पेट्रोल और डीजल की कंपनियां दी गई। आज पेट्रोल के दाम 84 रुपए और डीजल अपने सर्वोत्तम दामों पे है। यानी जिस तरह से प्राइस लगातार हाइक हो रही है, ऐसे में कोई विरोध भी नहीं कर पा रहा। हर एक का मानना है कि पेट्रोल और डीजल सेक्टर जो है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में, इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह के रेट होते हैं उस तरह के रेट लागू होते हैं। और जाहिर तौर पे अब से पहले जब सरकार के हाथ में थी यही अर्थव्यवस्था, तो 1 रुपए और 2 रुपए जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो उसमें चाहे विपक्ष में बीजेपी रही हो या अन्य पार्टियां रही हो, लगातार सड़कों पे बड़े बड़े आंदोलन देखने को मिलते थे और 1 रुपए के लिए बड़ा हंगामा देखने को मिलता था। आज पेट्रोल के दाम 84 रुपए है, लेकिन उसके बावजूद कोई बोलने वाला नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जैसे ही ये कृषि क्षेत्र जाएगा, किसानों को यही डर है कि आज जो मांगे हम उठा रहे हैं, जैसे डीजल और पेट्रोल की प्राइस के लिए हो रहा है, वैसे ही हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा। हमारी जो फसलों की कीमत है, अगर वो 10 रुपए में भी जाएगी, हमारे कम दाम में भी जाएगी, तब भी उस पर कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, क्योंकि सरकार प्राइवेट सेक्टर की बात करेगी। और जब प्राइवेट सेक्टर हमें कई गुना ज्यादा दाम पे चीजें मिलेंगी, तब भी कोई बोलने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा डर किसानों के अंदर है और इसीलिए किसान किसी भी संशोधन की बात नहीं करे। जब भी उनसे बात होती है, सिर्फ एक ही बात होती है कि तीनों कानून वापस लो। भले ही हर एक किसान को उन कानूनों के बारे में ना पता हो कि तीनों कानून क्या है, लेकिन हर किसान के मन में ये जरूर बसा है कि तीनों कानून जो है न सिर्फ कृषि बल्कि किसानों के विरोध में आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा अंधकारमय होगा। और यही वजह है कि किसानों का लगातार प्रदर्शन देखने को मिलता है। और जब वार्ता होती है तो उसमें येस और नो इस तरह के बोर्ड भी दिखाई पड़ते हैं। हालांकि 2 पॉइंट जरूर सरकार ने माने, लेकिन अगर सरकार संशोधन बात करते हैं तो किसान साफ तौर पे मना करते हुए नजर आते हैं। आज की बैठक में देखना होगा कि सरकार नया क्या कुछ तरीका लेके आई है जो किसानों से आगे की बात बढ़ाई जा सके। हालांकि वार्ता अभी अंदर चल रही है, धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाए। बिल्कुल, इस कानून में जो लूप होल्स हैं उनका भरा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे सहयोगी जयवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर, कल बाबा लखा की जो मुलाकात हुई थी कृषि मंत्री के साथ, उस मुलाकात के बाद ये संदेश आया था कि बाबा लखा भी इस चीज को कह रहे हैं कि अगर सरकार 10 कदम पीछे हटी है तो फिर किसानों को भी कुछ कदम पीछे हटना चाहिए, कुछ अपना जो रुख है उसको नर्म करना चाहिए। लेकिन जब इसी प्रश्न को लेकर के नरेश टिकैत जी के साथ बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसान 1 कदम भी पीछे क्यों हटे, उसके हक का सवाल है, हम एक भी बिंदु पर पीछे नहीं हटेंगे। तो इससे किसानों के बीच में क्या संदेश जाता है? क्या वो बाबा लखा की तरह थोड़ी नरम वाली जो नीति है, थोड़ी बातचीत की जो नीति है उसको अपनाएंगे, या फिर नरेश टिकैत जी की तरह जो एक सख्त नीति है कि नहीं हम अड़े रहेंगे अपने, क्योंकि वो हमारे ही हक के लिए है? किसानों के बीच क्या संदेश है? किसानों की अगर सरकार की हम बात करते हैं,
हमसे बैठक से पहले जब 84 खाप की जो पंचायत यूपी गेट पर की गई थी तो वहां पर कहा गया था नरेश टिकैत के द्वारा कि सरकार 2 कदम पीछे हटे और किसान भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार हैं। उसके बाद लगातार बयान हुए कि सरकार अगर 2 कदम पीछे हटाती है तो किसान भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार हैं। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रदर्शन के दिन बढ़ रहे हैं, 44 दिन होने के बाद किसान की अगर हम बात करते हैं तो किसानों का कहना है कि वो 1 कदम भी अब पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना है कि जैसे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली मांग 3 कृषि कानून वापसी, उसके बाद वो अपनी मांग रखेंगे कि क्या क्या मांग सरकार को पूरी करनी है। तो कहीं ना कहीं किसान अब अपनी मांगों से पीछे हटने की बजाय लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नई नई मांगे रख रहे हैं, अपने नए नए प्रपोजल सरकार को दे रहे हैं। किसानों को जो संदेश है वो यही है कि जो किसान जो संगठन है, जो किसानों के जो नेता हैं, जो अगर छोटे किसानों की हम बात करते हैं, जो कार्यकर्ताओं की बात करते हैं, तो उनका कहना है कि जो उनका शीर्ष नेतृत्व यानी कि जो राकेश टिकैत, नरेश टिकैत या सिंधु बॉर्डर पर तय होगा उसी को वो मान लेंगे। राकेश टिकैत या नरेश टिकैत अभी कहेंगे तो यूपी बॉर्डर खाली हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जब किसान और सरकार के बीच की हम बात करते हैं तो खाई जो है, इसको खाई कहा जा सकता है, बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। लगातार बातचीत के दौरे के बाद भी जो किसान और सरकार के बीच की दूरी है वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो किसान और सरकार के बीच की जो चीजें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। चाहे किसान संगठनों की बात कर ले, कार्यकर्ता की बात कर ले, लगातार किसानों के बयान इस मामले को लेकर बदल रहे हैं। जिस तरह शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किसानों ने बयान दिया था कि सरकार एमएसपी पर लिखित गारंटी दे तो वापसी चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही सरकार ने लिखित एमएसपी की गारंटी देने की बात की, उसके बाद किसानों ने कहा नहीं, हमें तीनों कृषि बिल भी वापसी चाहिए। अब कृषि बिल वापसी के बाद किसानों का कहना है कि सबसे पहले कृषि बिल वापसी हो। जो 3 कानून बनाए गए हैं उन्हें नहीं चाहिए, उनको काला कानून कहा जा रहा है। उसके बाद फिर वो अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। और राकेश टिकैत ने कहा था कि उनके पास 700 मांगे हैं जो सरकार से वो मनवानी चाहते हैं। अब ऐसे में जब 700 मांगों का जो चिट्ठी है, जो बात सरकार के और किसानों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं तो गतिरोध की बात करते हैं। लगातार संभावनाएं नहीं है कि जो आंदोलन है, जिस तरह शुरुआत में 2.5 महीने का राशन यहाँ पर लेकर आए हैं, 26 जनवरी तक यही रहेंगे। लेकिन अब किसानों के जो बयान है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अब वो 2024 तक यही रहेंगे, अनशन करते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल जयवीर, इसका मतलब जो किसान हैं वो अभी भी अपने मन के अंदर कहीं ना कहीं शंकित हैं, वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। रामनिवास जी, फिर से आपके पास किसान जिनकी संख्या भी बढ़ रही है, आप अगर बॉर्डर्स पर जाकर के देखें, क्योंकि तस्वीरें लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो से हमको भेजते रहते हैं, किसानों के आंदोलन में जो संख्या है, जो संसाधन है, जो उनके ट्रैक्टर्स हैं वो लगातार बढ़े हैं। यानी एक एक करके किसानों की जो मजबूती है वो भी सामने आई है। वहीं सरकार जो है वो ये बात भी कह रही है कि कुछ किसान संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाबा लखा के साथ भी उन्होंने मुलाकात की, प्रधानमंत्री गुरुद्वारे जाते हैं। कि यहाँ पर एक डिप्लोमेटिक तरीका भी सरकार अपना रही है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को थोड़ा तोड़ करके, थोड़ा कमजोर करके हम अपनी बात मनवा लें? नहीं ऐश्वर्या जी, ऐसा नहीं है। भाई देश में जितने लोग वहाँ बैठे हैं यही किसान नहीं है जी। सैकड़ों यूनियनों ने देश भर की किसान को, सरकार को समर्थन दिया है। और उससे जीता जाता उदाहरण है कि अभी जो उपचुनाव हुए पूरे देश में, सब जगह, चाहे निकाय के चुनाव, चाहे पंचायत चुनाव, सब जगह हम जीते हैं। अगर देश का सारा किसान हमसे नाराज होता तो आज हम सत्ता में बने होते। लेकिन ये भी तो ऐतिहासिक है रामनिवास जी कि इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं हुआ। बरगलाया हुआ व्यक्ति महीना 15 दिन उसके बाद जब समझ में उसकी आता है, धीरे धीरे अपने रास्ते पा जाता है। तो हमारी सरकार जो भी किसान है उनकी बात मान रही है, उनसे बात कर रही है। उसमें जो भी किसान हित में होगा, सरकार हमारी, अगर हमको जरूरत पड़ेगी, हाँ हमारे किसी कानून में कमी रह गई है तो हम उसको एडिट कर लेंगे, उसको मान लेंगे। लेकिन हम अनावश्यक जो किसान हित नहीं होगा उसको नहीं मानेंगे। बिल्कुल आप नहीं मानेंगे। रामनिवास जी, मैं आपकी बात में जयवीर जी की एक बात जोड़ना चाहूंगी। जयवीर जी ने अभी साफ कहा कि किसान अपने थोड़े थोड़े बयानों को बदल रहे हैं। पहले उन्होंने एमएसपी की बात कही, सरकार ने एमएसपी की गारंटी दे दी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कानून वापसी ही चाहिए। क्या किसान अपने मन में इस तरह से डरा हुआ है कि शुरुआत में जब हम लोगों की राय सलाह ना लिए बिना ये कानून जिस तरह से हम पे जबरदस्ती थोपने की कोशिश की गई, और जब इतना जबरदस्त दबाव किसानों की तरफ से आया तब बातचीत की टेबल तैयार हुई, तो किसान क्या अब 1% भी मन में डर लेकर के चल रहा है कि अगर एमएसपी की गारंटी भी होती है तो क्या पता ये कोई लालच हो, क्या पता ये दूसरी चाल हो? उस मन के डर को, उस शंका को सरकार क्यों नहीं दूर कर पा रही?
नहीं ऐश्वर्या जी, दरअसल लंबे समय से किसानों और सरकारों के बीच अविश्वास की एक भावना रही है। देखिए पिछली कांग्रेस सरकार में जब स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने दिल्ली प्रदर्शन किए थे, उसमें राजीव गांधी जी की सरकार ने गोली चलवा दिया। कई किसान मारे गए। महाझूठ बोल रहे हैं आप। अरे आपको पता ही नहीं है, अरे आपको पता ही नहीं है, इसमें कई किसान मर गए। पता ही नहीं है, भारत सरकार ने कानून लागू किया है। दो बार जाकर दोगुनी बात करने वाले लोग। आप हो, आप नेता बने हैं, आप देश के गद्दार हो, देश को झूठे काम किया है। आज हमारी सरकार आपकी पोल खोल रही है, आपकी पत्नी हो रही है, क्योंकि आप सब लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है, आपके नेताओं ने देश के साथ गद्दारी की है, किसान भाइयों के साथ गद्दारी की है। आज सरकार ने उनकी पोल खोलने का काम किया, आज उनको तकलीफ हो रही है। आपके नेता किसानों को इतनी मार गए, उनकी बहन भी आती है, उनके नेता ट्विटर पर आते हैं और किसानों को पीछे से भड़काने का काम कर रहे हैं। आपका पोल खुल चुका है, किसान भी जान गए हैं, देश भी जान गया है। इसलिए हमारी सरकार आपके किसी भी हथकंडे में आने वाली नहीं है। हमारी सरकार रुक जाएगी। आपको क्या मालूम किसान क्या है? आप गद्दार हैं, आपके पार्टी नेता गद्दार हैं, उन्होंने किसानों को उसका परिणाम है कृषि मंत्री के पास सुई की नोक बराबर जमीन नहीं, खेती की। अरे राहुल गांधी जी के पास कितनी जमीन है? प्रियंका गांधी जी के पास जमीन है, आप यहाँ चिल्ला रहे हैं, आप पास कितनी जमीन है? अरे हमने जिनके पास जमीन नहीं है वो सारे किसान बने हुए हैं। वाड्रा जी ने पुराने फर्जी किसान बने हो, देश का प्रेम नहीं है, अंग्रेजों में आप कितने बड़े वक्त बहुत कम है। रामनिवास जी आपके पास संक्षेप में इस चीज को भी मैं चाहूंगी बताना या समझना कि सरकार की तरफ से इस बात को भी अब माना जा रहा है, 1.25 महीना हो चुका है, कि अगर शुरुआत में ही इस चीज को लेकर के थोड़ी नरमी बरती गई होती, किसानों के साथ टेबल पे बातचीत हो गई होती, इस मामले में इतनी सख्ती ना लाई गई होती, तो बात पहले ही बन गई होती। ऐश्वर्या जी 8-9 महीने कानून लागू हो गए, तब तक कोई विवाद नहीं। उस वक्त कोरोना काल था, विरोध तो तब भी हुआ था। ऐश्वर्या जी जैसे जैसे चुनाव में ये सब हारते गए, इनको लगा कि हमें कुछ मिल नहीं रहा, पूरा देश इनके साथ हुआ जा रहा है, तो पंजाब के बहाने चिंगारी भड़काने काम किया। सरकार को पूरी जानकारी है और कांग्रेस के नेता जिस तरह से आंदोलन के पीछे लगे हुए हैं, ये सब बेनकाब हो रहे हैं। इसलिए राहुल जी सरकार को पूरी जानकारी है, किसी भी हथकंडे में हमारी सरकार नहीं आएगी। और किसान भाइयों से आग्रह है कि आप इनके हथकंडे मत आइए, भारत सरकार आपके साथ है, मोदी जी आपके साथ है, कहीं आपका हित होने वाला नहीं। ऐश्वर्या जी, रामनिवास जी जिस गोली कांड की बात कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं याद है। नहीं, सुन लीजिए पहले पूरी बात, जवाब दीजिएगा। महेंद्र सिंह दिल्ली में बैठे थे, सुन लीजिए, जमीन सरकार ने गोली चलाई, आप सुन लीजिए ना, आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है, मारे गए, पढ़ लिख के आया, आपकी सरकार के आया करिए, सारे मांगे पढ़ लिख के आया के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता जमानत जब्त करा चुके थे। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में राजीव गांधी जी से बड़ा बहुमत किसी को नहीं मिला। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन वोट क्लब में था, टिकैत जी किसानों की समस्याओं को लेकर अधिवेशन स्थल पर बैठ गए, राजीव जी ने अधिवेशन स्थल बदल दिया। चलवाई थी, स्वर्गीय दर्जन किसानों की मौतें हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी बताइए कैसे मैं बता रहा ने काम किया था। आपकी सरकार में प्रदेश में प्रधान पर घोड़े दौड़ाए गए थे, किसानों को चला गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों के साथ है, किसानों के हितों की बात करते हैं। आज आपको तकलीफ हो रही है, आपके नेता तकलीफ हो रही है, आपने नेता किसान राजीव जी से दिल्ली वापस नेताओं को देश की जनता जान चुकी है, इसीलिए ये लोग काम कर रहे हैं। राजीव जी ने 12 मंत्रियों का मंत्री समूह बनाकर बाबा महेंद्र सिंह बताइए, अरे एक शहीद किसान का नाम बताओ,
हर 18 घंटे में दिल्ली के किसान आंदोलन में 1 दर्जन किसान मारे गए थे। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। और जब देशौली में किसान आंदोलन हुआ, दौड़ाए गए कांग्रेस आपको मंत्रालय किया था, ये सहमत नहीं है मोदी जी में, किसानों के सामने छोड़ रही है। ठीक है, वो विज्ञान भवन नहीं बुलाते। ठीक है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, लेकिन जावेद जी एक छोटा सा सवाल यहाँ पर कांग्रेस के साथ ये भी बनता है, भले ही अब कांग्रेस विपक्ष में हो, इतने लंबे साल तक कांग्रेस से भी हमारे देश पर शासन किया, तब कोई और पार्टी विपक्ष में थी, क्या हम पक्ष और विपक्ष ही हमेशा करते रहेंगे? हम क्यों या कब जाकर के इस चीज के पीछे जागरूक होंगे? क्योंकि अगर पिछली सरकार की बनाई हुई नीतियां ही बहुत अच्छी होती तो किसानों की आय, किसानों की जो हालात हैं वो तभी बहुत अच्छे होते हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, बिल्कुल निश्चित रूप से हम कई सौ साल की गुलामी के बाद आजाद हुए थे, देश की अर्थव्यवस्था और देश में कृषि का योगदान क्या था, ये कांग्रेस का ही कार्यकाल था ना, कि भाखड़ा नागल डैम से लेकर और IIT तक किसने बनवा दी, ये किसने इस देश का विकास किया, और लेकिन वो विकास शायद पर्याप्त नहीं रहा, तभी हमारे किसान का ये हाल है। वो विकास पर्याप्त नहीं था, वो विकास तभी पर्याप्त नहीं था, वो विकास 8 साल की सरकार जनता पार्टी की सरकार में शामिल थे। ठीक है जावेद जी, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, रामनिवास जी वक्त खत्म हो चुका है। दर्शकों, इस उम्मीद के साथ कि ये 9वें दौर की वार्ता जो कि इस वक्त चल रही है वो सफल हो या कुछ तो नतीजा निकले। धन्यवाद अपने सारे मेहमानों को हम देते हैं। रामनिवास जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। जावेद जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी जेवी मावी जी आपका बहुत धन्यवाद। अमित दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, किसानों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा जिसके लिए हम और आप सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द सुलझ जाए, लेकिन एक एक करके जिस तरह से दिन बीत रहे हैं उस तरह से डर हर किसी के मन में जाग रहा है। डर इस बात का कि सरकार कब एक अच्छी पहल करेगी, सरकार कब उन रूठे हुए को मनाने में सफल होगी। ऐसे में आज की हमारी ये चर्चा यहीं तक। एक सकारात्मक सोच के साथ आपसे विदा लेते हैं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए रसोई गैस से लेकर उनके रोजगार तक की महिला हित की योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है। महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में प्रदेश एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होगा। एक तरफ महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने हेल्प डेस्क के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पुलिस बूथ और पिंक पेट्रोलिंग यूनिट्स की व्यवस्था की है। जैसे कोई लड़की है वो परेशान है या जल्द से जल्द हमें सूचना मिलती है तो हम अपनी